नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। तो सबसे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ पूरे दिल और दिमाग के साथ जुड़ जाइए। ईयरफोन्स को अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। जब आप पूरी तन्मयता के साथ मेरे से जुड़ जाएंगे तो स्टोरी का मजा भी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और हाँ, जो भी लोग पहली बार चैनल पर नए आए हैं और बाकी बचे हुए जो पुराने साथी हैं, अगर आप अभी तक भी हमारी इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो अभी उस लाल बटन को दबाइए और हमेशा के लिए हमारे साथ दिल और दिमाग से जुड़ जाइए। और हाँ, जल्दी से सभी लोग अपना परिचय भी कमेंट बॉक्स में दे दें और यह भी बताइए कि आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। मधुपुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एसपी आयुष शर्मा की नई नियुक्ति हुई थी। वहां काम करते हुए 2-3 महीने बीत चुके थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन अचानक एसपी आयुष शर्मा की नजर एक लोकल समाचार पत्र की चौंकाने वाली हेडलाइन पर पड़ी। हेडलाइन थी डेथ हाईवे, जहां नजर आती है एक खौफनाक चुड़ैल। इस समाचार ने उन्हें पूरी तरह से चकित कर दिया। उन्होंने तुरंत अखबार को उठाया और पूरी खबर एक बार में पढ़ डाली। समाचार के अनुसार यह घटना उनके अधिकार क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में हुई थी, जहां स्टेट का हाईवे नंबर 7 गुजरता था। खबर के अनुसार इस हाईवे पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही थीं, विशेषकर रात के समय। पुलिस ने शाम 6 बजे के बाद इस हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। स्थानीय लोग भी डर के मारे इस रास्ते से नहीं गुजरते थे। हालांकि पुलिस ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया था ताकि कोई गलती से भी रात के समय इस सड़क पर न चले। इस रिपोर्ट को पढ़कर एसपी आयुष शर्मा चकित रह गए। उन्होंने तुरंत उस एरिया के पुलिस स्टेशन में फोन किया और हाईवे नंबर 7 की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। थाना प्रभारी की पुष्टि से उन्होंने जाना कि अखबार में दी गई सारी बातें सही थीं। थाना प्रभारी की बात सुनकर वे पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। थाना प्रभारी से बात करने के बाद एसपी आयुष शर्मा खुद से ही बड़बड़ाने लगे। मैं विश्वास नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्टेट हाईवे इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है कि बिना किसी वजह के इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हों। इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। शायद कोई गिरोह है जो लोगों को लूटने के उद्देश्य से ये दुर्घटनाएं करवा रहा है। लेकिन इन दुर्घटनाओं में कभी भी किसी की चीजें चोरी नहीं हुई। उनका सामान जस का तस वहीं पड़ा रहता है। वे सोच रहे थे कि क्या ऐसा कोई गिरोह है जो जंगल में गैर कानूनी गतिविधियां चला रहा है और नहीं चाहता कि लोग वहां से गुजरें ताकि उनके काले कारनामे उजागर न हों। क्या ये गिरोह लोगों के एक्सीडेंट करवा रहा है या उन्हें मारकर एक्सीडेंट का स्वरूप दे रहा है? एसपी आयुष शर्मा ने तय किया कि वे इस मामले की जांच खुद करेंगे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करने का निर्णय लिया और स्थानीय थाना इंचार्ज के साथ स्टेट हाईवे नंबर 7 की जांच की। वे दिन के समय गए ताकि इलाके का सही मुआयना कर सकें, क्योंकि रात के समय यह संभव नहीं था। हालांकि वहां उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधियां नहीं मिली। हालांकि वे खाली हाथ लौटे, उन्होंने तय किया कि रात को भी वहां जाकर जांच करेंगे। जब उन्होंने अपनी रात की विजिट की योजना बनाई तो स्थानीय पुलिस टीम और कांस्टेबल्स की चिंता बढ़ गई। वे लोग जानते थे कि इस इलाके की सच्चाई क्या है और वे अपने सीनियर के साथ इस खतरनाक यात्रा पर जाने से घबराए हुए थे। शाम ढल चुकी थी और रात के करीब 9 बजे थे। एसपी ने तय किया कि यही सही समय है जंगल में जाने का। जैसे ही उन्होंने यह घोषणा की, वहां मौजूद पुलिस टीम के होश उड़ गए। वे अब सिर्फ अपने सीनियर की चिंता में ही नहीं, बल्कि अपनी जान की चिंता में भी थे। एसपी आयुष शर्मा ने तय किया कि वे अकेले ही रात को हाईवे पर जाएंगे। जब टीम ने देखा कि एसपी अकेले जाने पर जोर दे रहे हैं, तो वे उनकी रोकथाम के लिए इंस्पेक्टर विजय मलिक के पास गए और उनसे अनुरोध किया
कि एसपी को अकेले वहां न जाने दिया जाए। एसपी को रोकना एक कठिन काम था। एसपी ने पूरी तैयारी की थी और अब उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग बाइक पर निकलने की ठान ली थी। जैसे ही वे बाहर निकलने ही वाले थे, उनकी टीम ने उन्हें रोक लिया। इंस्पेक्टर विजय मलिक ने गंभीर स्वर में कहा, सर प्लीज मत जाइए। उनकी आवाज में घबराहट और डर साफ झलक रहा था। एसपी ने उनकी बात सुनते हुए कहा, विजय, तुम जानते हो मैं वहां क्यों जा रहा हूं, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं न जाऊं। इंस्पेक्टर विजय ने कहा, हम सभी चाहते हैं कि आप वहां न जाएं, खासकर इस वक्त, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर विजय ने पूरी सच्चाई बताने का निर्णय लिया और बताया कि यह जगह वास्तव में बहुत खतरनाक है। प्लीज मत जाइए सर, आप जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले भी हमने इस इलाके की गहराई से तहकीकात की है। पिछले एसपी भी इस केस को इसी क्राइम एंगल से देखने आए थे और उनकी जांच भी निराधार साबित हुई थी। उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वे खुद भी जान गंवा बैठे। इंस्पेक्टर विजय ने विनम्रता से अनुरोध किया, कृपया मेरी बात मानिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां न जाएं। एसपी आयुष शर्मा ने ठान ली थी कि वे अपनी जांच खुद करेंगे। उन्होंने गुस्से से कहा, विजय, तुम्हारे कहने से मुझे रोकना मुश्किल है। पिछले ऑफिसर की मौत भी इसी सड़क पर हुई थी। इतना सब होने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तुम मुझे भी रोक रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह किसी क्रिमिनल का काम है? अब मुझे मेरा काम करने दो। मैं जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा। अगर आधे घंटे में लौट कर नहीं आया तो बैकअप भेज देना। यह कहते हुए एसपी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और जंगल की ओर बढ़ चले। बाइक चलाते हुए लगभग 15 मिनट बीते ही थे कि अचानक उन्होंने रोड पर किसी की मौजूदगी का एहसास किया। अंधेरा गहरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने दूर से स्पष्ट नहीं देखा कि आखिरकार सड़क के बीच में कौन बैठा है। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन गाड़ी की लाइट पर भी अगर वह रोड पर न भागे तो यह असामान्य था। एसपी आयुष शर्मा ने बहादुरी से उस दिशा में बाइक बढ़ाई, लेकिन जैसे ही वे उस चीज के करीब पहुंचे, वह अचानक उनकी नजरों से ओझल हो गई। वे समझ नहीं पाए कि वह क्या था जो सड़क के बीच बैठा था और उनके पास आते ही गायब हो गया। उन्होंने बाइक रोकी, उतरकर इधर उधर देखा, अपनी गन निकाली और सड़क से उतरकर जंगल के दोनों तरफ पेड़ों के झुरमुट में एक हाथ से टॉर्च और दूसरे हाथ से गन संभाले इधर उधर जांच की, परंतु उन्हें कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नजर नहीं आया। लगता है वह कोई बड़ा जंगली जानवर था जो उनकी बाइक के पास आते ही जंगल में भाग गया। यही सोचते हुए एसपी ने बाइक को पलटा और लौटने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइक की दिशा बदली, उनकी आंखों के सामने कुछ छोटी बच्चियां खड़ी दिखीं। इस सुनसान और भयानक रास्ते पर इतनी छोटी बच्चियां और वो भी अकेले, यह देखकर एसपी आयुष शर्मा चकित रह गए। उन्होंने बच्चियों से पूछा, बेटा, तुम लोग कौन हो और इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रहे हो? लेकिन बच्चियां चुपचाप उन्हें घूरती रहीं। एसपी ने दोबारा पूछा, आप लोगों के माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चियां शांत रहीं और बस उन्हें घूरती रहीं। इस अजीब और असामान्य व्यवहार ने एसपी शर्मा की चिंता बढ़ा दी। उनका पुलिसिया दिमाग शक करने लगा कि कहीं कुछ गंभीर बात तो नहीं है, लेकिन इससे पहले कि एसपी आयुष शर्मा कुछ सोच पाते, सारी बच्चियां अचानक रोती चीखती हुई सड़क की दूसरी ओर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी और चंद क्षणों में पेड़ पौधों के झुरमुट में ओझल हो गईं। यह देखकर एसपी आयुष शर्मा पूरी तरह हैरान रह गए। तभी उन्हें ध्यान आया कि बच्चियां अचानक उनके पीछे की ओर देखकर डर के मारे भाग गईं। इसका मतलब उनके पीछे कुछ है। इस ख्याल के आते ही एसपी आयुष शर्मा के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उन्होंने मुश्किल से अपने डर पर काबू पाते हुए पलटा और पीछे देखा। जो दृश्य उनके सामने था, उसे देखकर उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके पीछे लगभग 8 से 10 कदम की दूरी पर
एक 10 फीट से भी लंबा साया खड़ा था। उसका पूरा शरीर सफेद कपड़े से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस साए में बस वही सफेद कपड़ा हो, क्योंकि उसमें न तो हाथ नजर आ रहे थे और न ही चेहरा। ऊपर से उसके पैर हवा में तैर रहे थे, मानो उसके पैर हों ही नहीं। इस अजीब और भयावह दृश्य को देखकर एसपी आयुष शर्मा की हालत खराब हो गई। डर के मारे उनके हाथ पांव सूख गए। उन्होंने समझ लिया कि यह शायद वही अनदेखा डर है जिसकी बात इंस्पेक्टर विजय मलिक ने की थी और जिनकी बातों को इस हाईवे ऑफ डेथ पर हुए एक्सीडेंट्स में जिंदा बचे लोगों ने भी सुनाया था। अब सभी बातें एक साथ एसपी आयुष शर्मा के दिमाग में ताजे हो गईं। लेकिन कहते हैं ना, अब ताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। स्थिति अब और भी कठिन हो गई थी। वह खौफनाक साया जो अभी तक एसपी साहब से 8 कदम की दूरी पर था, अब धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि एसपी आयुष शर्मा कुछ सोच पाते, सारी बच्चियां अचानक चीख पुकार मचाते हुए सड़क की दूसरी ओर जंगल में भाग गईं और झुरमुट में गायब हो गईं। यह देखकर एसपी आयुष शर्मा की सांसें थम गईं। एसपी आयुष शर्मा के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उन्होंने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से जम गए। उनका शरीर एक तरह से पैरालाइज हो चुका था। उस समय बस उनका दिमाग ही एक्टिव था, जो अपनी आंखों के सामने नाचती मौत को लाइव देख रहा था। मौत के इस खौफनाक दृश्य के बीच एसपी आयुष शर्मा को अचानक गंभीर कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक हो गया और दर्द से तड़पते हुए वे सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे सीधे अस्पताल में थे। 2 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन्हें होश आया। अचरज की बात थी कि एसपी आयुष शर्मा को न तो कभी दिल की कोई बीमारी रही थी और न ही पहले कभी हार्ट की समस्या आई थी। इतनी गंभीर स्थिति से गुजरना अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। जब उन्होंने होश पाया तो उनके साथ सिर्फ एक कांस्टेबल था। उसकी सूचना पर इंस्पेक्टर विजय मलिक हॉस्पिटल पहुंचे और थोड़ी देर बाद एसएसपी साहब भी वहां पहुंचे। उन सभी को देखकर एसपी आयुष शर्मा चकित रह गए। एसएसपी साहब ने एसपी आयुष शर्मा की ओर देखते हुए पूछा, कैसे हो आयुष? आश्चर्य भरी नजरों से एसपी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ठीक हूं सर, लेकिन मैं यहां कैसे आया? मैं तो उस हाईवे पर जंगल में था और वह खौफनाक साया, मैं कैसे बच गया? विजय की वजह से। अगर इंस्पेक्टर विजय समय पर पुलिस टीम के साथ वहां नहीं पहुंचते तो आज तुम हमारे बीच में जीवित नहीं होते। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आयुष, जब मैंने तुम्हें वहां जाकर कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने से मना किया था और इंस्पेक्टर विजय और बाकी पुलिस टीम ने भी तुम्हें वहां न जाने की रिक्वेस्ट की थी, तो फिर तुमने हमारी बातों को नजरअंदाज करके वहां जाने का फैसला क्यों किया? एसएसपी साहब की बात सुनकर एसपी आयुष शर्मा ने सिर झुका लिया और पूरी तरह खामोश हो गए। उनकी झुकी हुई नजरें और खामोश लहजा यह दर्शा रहे थे कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। समझते हुए एसएसपी साहब ने एसपी आयुष शर्मा के पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना देते हुए कहा, मैं जानता हूं आयुष, तुमने क्या सोचा था, लेकिन शायद तुम भूल रहे थे कि हम भी तुम्हारी तरह पुलिस ऑफिसर हैं। जो बात तुम्हारे दिमाग में आई थी वह हमारी भी सोच में थी। फिर भी अगर हम तुम्हें वहां जाने से रोक रहे थे तो इसके पीछे कोई कारण होगा। यह सोचकर तुमने ठीक नहीं किया। लेकिन अब मैं तुम्हें उस जगह की पूरी सच्चाई बताता हूं। एसएसपी साहब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लगभग 10-15 साल पहले उस इलाके में कुछ आदिवासी परिवार रहते थे, जिनमें एक औरत भी थी जिसका नाम था वसुंधरा। वसुंधरा जादू टोना, श्मशान पूजा और झाड़ फूंक करती थी, जिससे गांव के लोग उसे मानते थे। लेकिन अचानक एक दिन गांव में एक 8-9 साल की बच्ची गायब हो गई। उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली।
अगले दिन जंगल में उस बच्ची की सिर कटी लाश मिली, जिसका धड़ था लेकिन सिर गायब था। धीरे धीरे गांव में छोटी बच्चियों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो लोगों ने वसुंधरा पर शक नहीं किया, लेकिन बाद में शक गहराने लगा। गांव वालों ने वसुंधरा पर निगरानी रखना शुरू कर दिया और एक दिन उसे रंगे हाथों एक छोटी बच्ची की बलि देते हुए पकड़ा गया। वसुंधरा उन बच्चियों की बलि देकर अमर होना चाहती थी। जब गांव वालों ने उसकी यह हरकत देखी तो वे चौंक गए। उसके घर से लगभग 16 बच्चियों के कटे हुए सिर मिले। गांव वालों ने गुस्से में आकर वसुंधरा को पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पुलिस ने जब वसुंधरा की लाश बरामद की तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। उसके शरीर के हर हिस्से पर चोटें और खून लगा हुआ था। उसकी बॉडी को सफेद कपड़े से ढक दिया गया। एसएसपी साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने वहां जो कुछ भी देखा वही सब था जो उस इलाके में कभी घटित हुआ था। एसएसपी साहब की बात खत्म होते ही एसपी आयुष शर्मा ने समझ लिया कि उस एरिया का सच बहुत ही डरावना और भयानक था। छोटी बच्चियां जिनकी बलि वसुंधरा ने दी थी वही थीं और सफेद कपड़े में लिपटा साया खुद वसुंधरा थी। वह सफेद कपड़ा वही कफन था जिसे पुलिस ने उसे ढकने के लिए इस्तेमाल किया था। एसएसपी साहब ने कहा, वह हमेशा उसी रूप में लोगों के सामने आती है और जब उस पर पड़ा सफेद कपड़ा सरकता है तो उसके असली भयानक स्वरूप को देखकर लोग बुरी तरह डर जाते हैं। या तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर तुम जैसी हालत में उनका दिल धड़कना ही छोड़ देता है। एसपी आयुष शर्मा ने एसएसपी साहब की बातों को सुना और फिर विचार में पड़ गए। कुछ देर खामोश रहकर उन्होंने पूछा, तो क्या सर, उम्र भर उस चुड़ैल का खौफ यूं ही बना रहेगा और हम सिर्फ हाईवे बंद करके बैठे रहेंगे? एसएसपी साहब ने गहरी निराशा भरी आह भरी और कहा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं आयुष। आखिरकार वह ताकत हमारी सोच और पकड़ दोनों से परे है। पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ सकती है, लेकिन भूतों को कैसे? ना तो अदालत इस बात को मानती है और ना ही कानून की किसी किताब में इस तरह की रूहानी ताकतों का कोई जिक्र है। तो अब तुम ही बताओ, हम करें तो क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते सर, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसी चीजों से डील करते हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं। एसएसपी साहब ने आश्चर्य भरी नजरों से पूछा, तुम पंडित या बाबा लोगों की बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो आयुष? अगर मीडिया को इस बारे में जरा सी भी भनक लगी तो तुम जानते हो क्या होगा। मैं किसी फकीर या बाबा की मदद लेने की बात नहीं कर रहा। मैं तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से सलाह लेने की बात कर रहा हूं। कम से कम कोई तो हो जो हमें बताए कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। एसएसपी साहब ने एसपी आयुष शर्मा की बात पर सहमति जताई और कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन ध्यान रहे आयुष कि तुमसे कोई गलती ना हो जिससे पुलिस विभाग की इमेज पर दाग लगे, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि जिस चीज के बारे में तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो वास्तव में कानून की नजर में वह चीज मौजूद ही नहीं करती। सबसे बड़ी बात, जो भी करना हो पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद ही करना है। एसपी आयुष शर्मा मुस्कुराए और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और सबसे पहला काम किया वसुंधरा के केस को रीड करना। उन्होंने 10-15 साल पुरानी फाइलों के बीच दबी दीमक लगी वसुंधरा की केस फाइल को निकाला। उस फाइल में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा एसएसपी साहब ने बताया था। एसपी आयुष शर्मा थोड़ी देर सोच में डूबा रहा, लेकिन तभी उसके मुंह से एक नाम निकला, राजेश। उसके कॉलेज के दोस्त। राजेश खुद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसके पिता पंडित कृष्ण मोहन जी अमरावती के एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। वे शायद इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। एसपी आयुष शर्मा ने तुरंत राजेश को फोन किया और उसे सारी स्थिति बताई। राजेश ने तुरंत अपने पिता पंडित कृष्ण मोहन जी से संपर्क किया। पंडित कृष्ण मोहन जी ने मेरी पूरी बात सुनी और उसी दिन हमारे यहां पर आने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद अमावस्या है,
और उसी दिन कुछ रिचुअल्स यानी धार्मिक क्रियाएं करनी हैं। पंडित कृष्ण मोहन जी और उनके बेटे राजेश अमरावती से हमारे टाउन के लिए निकल पड़े। अमरावती से हमारा टाउन करीब 100-200 किलोमीटर दूर था, लेकिन वे अपनी पर्सनल कार से आ रहे थे। रात करीब 11:30 बजे वे हमारे शहर पहुंच गए। उस रात हम हाईवे नंबर 7 का विजिट नहीं कर सके, क्योंकि पंडित जी और राजेश इतनी लंबी यात्रा के बाद थके हुए थे। दूसरे दिन यह तय हुआ कि हम दिन में जाकर उस जगह का दौरा करेंगे, क्योंकि पंडित कृष्ण मोहन जी पहले उस जगह को देखना चाहते थे। हम तीनों पुलिस जीप में बैठकर हाईवे नंबर 7 के लिए रवाना हो गए। एसपी साहब का मैसेज मिलते ही इंस्पेक्टर विजय भी पुलिस बैरिकेड्स के पास पहुंच गए। अब हम 4 लोग और एक ड्राइवर समेत कुल 5 लोग हो गए। हमारी जीप उस हाईवे पर पहुंच गई थी जहां मैंने छोटी बच्चियों और सफेद साया देखा था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, पंडित कृष्ण मोहन जी ने बिना किसी को कुछ बताए गाड़ी रोक दी। न तो उन्होंने और न ही हमने यह जानकारी साझा की थी कि यह वही जगह है जहां मैंने बुरी शक्ति का सामना किया था। केवल मैं और इंस्पेक्टर विजय ही इस बात से अवगत थे। जब पंडित कृष्ण मोहन जी ने जीप रुकवाई तो मैं और इंस्पेक्टर विजय थोड़े हैरान हो गए। हम दोनों अचरज भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और राजेश भी इस अजीब स्थिति से चकित थे। पंडित जी ने जीप से उतरकर सड़क पर इधर उधर टहला। हमें उनका यह व्यवहार अजीब लगा, क्योंकि यह उनका काम था। हमने चुप रहना ही उचित समझा। कुछ देर टहला करने के बाद पंडित जी जीप में वापस आए और अपने बैग से एक नींबू निकाले। उन्होंने उस नींबू को अपनी मुट्ठी में भरकर हाईवे के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए और अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगे। उनके होठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहे थे। लगभग 5 मिनट तक मंत्र जाप करने के बाद जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो नींबू का रंग एकदम लाल हो चुका था और उन पर खून की बूंदें टपक रही थीं। यह दृश्य देखकर हम सब हैरान रह गए। हम यह मानने को तैयार नहीं थे कि हरा नींबू इतने कम समय में लाल कैसे हो गए और खून की बूंदें कहां से आईं। पंडित जी ने फिर जीप में बैठकर ड्राइवर से कहा, हमें तुरंत निकलना चाहिए। उनके इस अजीब व्यवहार को देखकर हम सब शोक में थे, लेकिन उन्होंने हमें पहले ही स्पष्ट हिदायत दी थी कि हम ज्यादा बातें न करें और उनके काम में हस्तक्षेप न करें। इसलिए हम लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछा। जब हम उस एरिया से बाहर निकल आए तो मैंने हिम्मत करके पंडित जी से पूछा, क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? पंडित कृष्ण मोहन जी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है आयुष। वह जगह हद से ज्यादा हंटेड है और वहां कई सारी बुरी आत्माओं का वास है। वह औरत जिसका तुमने जिक्र किया था एक डायन थी जिसने अपनी जिंदगी में 16 निर्दोष बच्चियों की बलि दी थी। सोचो, मौत के बाद उसकी रूह कितनी भयानक हो गई होगी। उस एरिया से आने वाली नेगेटिव वाइब्स से यह तो तय हो गया है कि वह औरत अब भी अपनी मुक्ति नहीं चाहती। वह सारी गतिविधियों को जारी रखना चाहती है। पंडित कृष्ण मोहन जी ने गंभीर स्वर में कहा, वह डायन अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, हर उस इंसान से जो उसके एरिया से होकर गुजरता है। उनकी बातों से डर के मारे मेरी हम तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तब मैंने पंडित कृष्ण मोहन जी से पूछा, क्या उस डायन की आत्मा को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है? अगर वह मुक्त नहीं होना चाहती तो इसका यह मतलब तो नहीं कि इस हाईवे से गुजरने वाला हर व्यक्ति हमेशा के लिए उसके डर का सामना करता रहे। यहां के लोग तो इस रोड की सच्चाई जानते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग अनजान होते हैं और आए दिन रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो रहे हैं। हमें इन सब चीजों को रोकना है, किसी भी हालत में। पंडित कृष्ण मोहन जी ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं आयुष, लेकिन उस डायन की आत्मा की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी क्रिया के द्वारा उस पर नियंत्रण करना नामुमकिन है। केवल एक उपाय किया जा सकता है, लेकिन यह शास्त्रों में वर्जित माना गया है। क्या उपाय है पंडित जी, और इसे शास्त्रों में वर्जित क्यों माना गया है?
इस उपाय को कीलन क्रिया कहते हैं। जब कोई आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं होना चाहती और प्रेत योनि में रहकर लोगों को परेशान करती है, तब इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें मंत्र, तंत्र और यंत्र की शक्ति से आत्मा को बांध दिया जाता है, जिससे आत्मा बाहर निकल नहीं पाती। वह आत्मा वर्षों तक बंधी रहती है और भूख प्यास से तड़पती रहती है। सामान्यतः तांत्रिक या ज्योतिषी आत्मा को मुक्ति की राह पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। नींबू का रक्त रंजित होना यह स्पष्ट संकेत है कि वह आत्मा साधारण नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है जो खून की प्यासी है। ऐसी आत्मा को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय कीलन विधि है। पंडित कृष्ण मोहन जी की बातें सुनकर मुझे तो घबराहट हो रही थी, लेकिन हम सब हर हाल में उस डायन की आत्मा से मुक्ति चाहते थे। अमावस्या की रात को हम सब सारी सजावट और सामग्री के साथ फिर से उस जगह पर पहुंचे। रात का अंधेरा और अमावस्या का माहौल डरावना था। उस हंटेड जगह पर आधी रात को जाना मौत को निमंत्रण देने जैसा था। जंगल से आने वाली अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। पंडित जी ने हमें पहले ही समझा दिया था कि हमें कब क्या और कैसे करना है। हम पूरी तरह चौकस होकर उनकी मदद में लगे हुए थे। डायन वसुंधरा की आत्मा ने हमारी मौजूदगी भांपते ही अपना तांडव शुरू कर दिया। तेज हवाएं चलने लगीं, छोटी बच्चियों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं और वसुंधरा की खौफनाक हंसी चारों दिशाओं में गूंजने लगी। उस घुप अंधेरी रात में हम 4 लोग ही वहां थे। ड्राइवर भी हमारे साथ नहीं आया। डर का माहौल इतना खतरनाक था कि हमारी जान हलक में आ गई थी। पंडित जी ने हमें चेतावनी दी थी कि हमें सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना हमारी जान भी जा सकती है। डायन की आत्मा ने हमें डराने के लिए कई प्रपंच रचे। हमारे सामने मौत का दृश्य दिखाया और चारों ओर चीख पुकार मचाई। हमें लगा कि हम यहां से भाग जाएं, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़े और पंडित जी के बनाए सुरक्षा चक्र में छिपे रहे। पंडित जी ने बिना घबराए मंत्र जाप और हवन जारी रखा। उनकी विधि लगभग 40 मिनट तक चली। फिर उन्होंने एक गुड़िया उठाई और उसके माथे के बीच एक कील ठोक दी। जैसे ही कील ठुकी, वसुंधरा की हंसी दर्दनाक चीख में बदल गई और सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया के माथे पर खून की धार बहने लगी, जिससे पंडित जी का पूरा हाथ खून से सन गया। पंडित कृष्ण मोहन जी की विधि पूरी हो गई थी और उन्होंने उस गुड़िया को मेरे हवाले करते हुए कहा, ये लो आयुष, डेथ हाईवे की असली गुनहगार। इसे ले जाकर ऐसी जगह दफन कर दीजिए जहां से इसे कोई आजाद ना कर सके। अगर किसी ने इस गुड़िया के माथे पर लगी कील को निकाल दिया तो यह डायन हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी। उनकी बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। आज 7 साल बीत चुके हैं। हम सब सही सलामत हैं और डेथ हाईवे का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। उस रात के बाद उस एरिया में एक भी एक्सीडेंट ऐसा नहीं हुआ। आज की हमारी यह स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आखिर तक सुनने वाले लोगों में बचे हैं तो फिर कमेंट करके जरा यह भी बताते जाना कि स्टोरी कितनी जबरदस्त रही है, ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें और कहां इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बाकी आपने आखिर तक इस स्टोरी को सुनने के लिए अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और जल्दी ही आपके लिए एक और नई स्टोरी लाने वाला हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।